नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार सवाल को समझने वाले हैं। आखिर वैज्ञानिक इस धरती पर मौजूद करोड़ों तरह के जीव जंतुओं को तरतीब से कैसे रखते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कुदरत की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं, लेकिन वो किसी भी तरतीब में नहीं रखी हैं। कोई कायदा कानून नहीं। अब उसमें से कोई एक किताब ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा, है ना। हमारी धरती पर जिंदगी की जो वैरायटी है वो भी कुछ ऐसी ही है। तो सवाल यही उठता है कि बायोलॉजिस्ट जिंदगी की इस विशाल लाइब्रेरी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए, जिंदगी को बांटने की ये जो कोशिश है, ये कोई आज की नहीं है। हजारों सालों से इंसान अपने आसपास की दुनिया को समझने और उससे अलग अलग ग्रुप्स में रखने की कोशिश करता आया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शुरुआती कोशिशें कैसी थीं। तो कहानी शुरू होती है महान दार्शनिक अरस्तू से। उन्होंने अपने आसपास जो देखा, बस उसी के आधार पर एक बहुत ही सिंपल सा तरीका निकाला। पौधों को उनके साइज के हिसाब से पेड़, झाड़ी और घास में बांट दिया, और जानवरों को इस आधार पर कि भाई उनमें लाल खून है या नहीं। काफी सीधा सा था, है ना। फिर कई सदियों बाद आए कार्लिनियस, जिन्होंने दुनिया के सारे जीवों को दो बड़े बड़े डब्बों में डाल दिया। एक प्लांटी यानी पौधे और दूसरा एनिमिलिया यानी जानवर। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, ये साफ होने लगा कि सिर्फ दो डब्बों से काम नहीं चलने वाला। और असली सिरदर्द तो यहीं से शुरू हुआ। इस दो डब्बों वाले सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि बहुत सारे जीव ऐसे थे जो इन दोनों में से किसी भी डब्बे में फिट ही नहीं हो रहे थे। जैसे कि बैक्टीरिया, इन्हें कहाँ रखें, या फिर फंगस यानी फफूंद को, जो दिखते तो पौधों जैसे हैं पर अपना खाना खुद नहीं बनाते। और उन छोटे छोटे एक सेल वाले जीवों का क्या करें, जैसे अमीबा। मतलब साफ था, ये सिस्टम अधूरा था। तो उस दौर के वैज्ञानिकों को एक बात समझ में आ गई। सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कोई जीव बाहर से कैसा दिखता है, उन्हें और गहराई में जाना होगा। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो सेल के स्ट्रक्चर को देखे, ये देखे कि जीव अपना खाना कैसे बनाता है और लाखों सालों में उसका विकास कैसे हुआ है। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। साइंस एक ऐसे सिस्टम की दहलीज पर खड़ा था जो बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये वो नंबर है जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ दो किंगडम से आगे बढ़कर एक नई और कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्था की नींव रखी गई। और ये क्रांतिकारी आइडिया आया साल 1969 में बायोलॉजिस्ट आर.एच. विटेकर की तरफ से। उन्होंने कहा कि जिंदगी को दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग किंगडम में बांटना चाहिए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये बायोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग कदम था। अब विटेकर का सिस्टम इतना कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ बाहरी रूप रंग पर नहीं था। उन्होंने कुछ बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल उठाए, जैसे क्या सेल के अंदर एक असली न्यूक्लियस है? क्या जीव सिर्फ एक सेल से बना है या बहुत सारे? वो अपना खाना खुद बनाता है या दूसरों पर निर्भर है? ये चीजों को देखने का एक कहीं ज्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका था। तो चलिए विटेकर के बनाए हुए जिंदगी के इस नए नक्शे का एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि ये 5 किंगडम आखिर हैं क्या। इस टेबल पर जरा नजर डालिए। ये इन 5 किंगडम के बीच का फर्क साफ बताती है। देखिए, सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब इनके सेल्स में कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों मुख्य रूप से मल्टीसेल्युलर यानी कई सेल से बने हैं। जबकि प्रोटिस्टा ज्यादातर एक सेल वाले यूकैरियोटिक जीव हैं। इनके खाना बनाने के तरीके और सेल की बाहरी दीवार की बनावट में भी साफ फर्क देखा जा सकता है। अब चलिए उन किंगडम्स पर फोकस करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारी दुनिया को चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। किंगडम मोनेरा, ये घर है सारे बैक्टीरिया का। और जब हम कहते हैं सारे, तो हमारा मतलब है कि ये धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव हैं। सोचकर देखिए, उबलते हुए गर्म पानी के झरनों से लेकर बर्फीली चट्टानों तक, समंदर की गहरी खाइयों से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर तक, ये हर जगह मौजूद हैं। भले ही इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो, पर बैक्टीरिया कई अलग अलग शेप्स में आते हैं। कुछ गोल होते हैं जिन्हें कॉकस कहते हैं, कुछ रॉड जैसे होते हैं जिन्हें बैसिलस कहते हैं, कुछ कॉमा की शेप के होते हैं तो कुछ स्पाइरल। ये छोटे छोटे जीव हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम में बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। यह किंगडम एक तरह से बाकी सब वाली कैटेगरी है। मतलब इसमें वो सभी एक सेल वाले यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो किसी दूसरे किंगडम में फिट नहीं हो पाते। इसीलिए इसकी बाउंड्रीज बहुत साफ साफ तय नहीं हैं।
प्रोटिस्टा किंगडम कितना अनोखा है, ये समझने के लिए इन दो उदाहरणों को देखिए। एक तरफ है यूग्लिना, जो पौधों की तरह धूप से अपना खाना बना सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो जानवरों की तरह दूसरे जीवों का शिकार भी कर सकता है। और दूसरी तरफ है पैरामीशियम, जो अपने शरीर पर मौजूद हजारों छोटे छोटे बालों की मदद से तैरता है और अपना खाना पकड़ता है। सोचिए, एक ही किंगडम के अंदर कितनी जबरदस्त वैरायटी है। तो हमने देखा कि कैसे जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने का हमारा तरीका वक्त के साथ बदला और बेहतर हुआ। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती। और यही तो साइंस की सबसे खूबसूरत बात है कि ये कभी एक जगह रुकता नहीं है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें नई जानकारी मिलती है, हमारी पुरानी समझ बदल सकती है। विटेकर का 5 किंगडम वाला सिस्टम एक बहुत बड़ा कदम था, पर यह कहानी का अंत नहीं है। वैज्ञानिक आज भी जेनेटिक्स की मदद से जिंदगी के इस पेड़ को और भी बेहतर तरीके से समझने में लगे हुए हैं। और यही सवाल आज हमारे सामने है। जैसे जैसे हम जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे, क्या जिंदगी का ये नक्शा एक बार फिर से बदलेगा? क्या पता कल कोई 6 किंगडम सिस्टम आ जाए, या शायद कुछ बिल्कुल ही अलग। ये एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है, और यही चीज साइंस को इतना रोमांचक बनाती है।